बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ तो शाह साहब ने आपको बताया है। मैं एक दो चीज़ें और आपसे अर्ज़ कर दूं कि एक और इशू है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी चला हुआ है कि 3 बच्चियां हैं, ख़वातीन हैं जो इस जहाज़ के हादसे में ज़ख्मी हुई थी और वो वहाँ पर मुख्तलिफ़ घरों में काम करती हैं और ये कहा जा रहा था कि उनकी सेहत का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, पूछा नहीं जा रहा। तो मैं और नासिर शाह साहब ग़ालिबन हादसे के दिन ही जब गए थे बर्न सेंटर में, तो वहाँ एक तो ज़ुबैर था जो सर्वाइवर था इस वाक़े का, जो जहाज़ में था, उसकी हमने इयादत की। लेकिन हमें ये पता था कि वहाँ पर कुछ ख़वातीन पेशेंट्स भी मौजूद हैं, लेकिन हमने जानकर बराह रास्त जाकर उनकी इयादत नहीं की, इसलिए कि एक तो वो ख़वातीन हैं और जली हुई हैं और हमारे साथ ज़ाहिर है कि कोई 8-10 लोग और भी थे, कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ और लोग थे। तो हमें ये मुनासिब नहीं लगा कि हम जाकर ख़ुद उनकी इयादत करें। लेकिन हमने वहाँ डॉक्टर्स को भी, सेक्रेटरी हेल्थ को भी, एमएस को भी ये ताकीद की थी कि उनका इलाज भी बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साउथ और दीगर चंद लोग ईद से एक दिन कबल वहाँ गए, उनकी इयादत भी की और ईद के मौके पर कुछ उनको तोहफ़ा भी दिया और उनके घर के लिए कुछ उनकी मदद भी की। उसके बाद कल नासिर शाह साहब ख़ुद और बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब दोनों हमारे कैबिनेट के मेंबर्स वहाँ गए, दोबारा उनकी इयादत की और बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से और चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से भी कुछ उनको ईद के मौके पर इमदाद भी की। और वहाँ जब उनकी फैमिली ने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि हमें किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, तो उन्हें ये यकीन दहानी कराई गई कि जिस हॉस्पिटल में आप चाहेंगे हुकूमत सिंध आपका इलाज करवाएगी। आज मेरा ख़ुद उनकी फैमिली से टेलीफोन पर रब्ता भी हुआ और उन्हें मैंने सारी चीज़ बताई कि हम आपको ऑफ़र भी कर रहे हैं, जहाँ आप जाना चाहें हम आपको ले जाएंगे। लेकिन उनकी फैमिली वहाँ पर मुतमईन थी। फ़िलहाल उन्होंने कहा कि हम यहाँ फ़िलहाल मुतमईन हैं, हमारा अच्छा इलाज हो रहा है और अगर किसी मौके पर हमने ज़रूरत महसूस की तो हम आपको बता देंगे, तो आप हमें किसी भी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दीजिएगा। तो ये बात बताने की सिर्फ वजह ये है कि सोशल मीडिया पर ये तासुर दिया जा रहा है कि उन ज़ख्मी ख़वातीन के इलाज में कोई कोताही हो रही है। मैं ये वाज़े कर देना चाहता हूँ कि किसी किस्म की कोई कोताही नहीं हो रही है। तमाम हॉस्पिटल का अमला, सिविल हॉस्पिटल के एमएस, सेक्रेटरी हेल्थ और हम में से ख़ुद भी नासिर शाह साहब, मुर्तज़ा और मेरी बज़ात ख़ुद मैंने भी बराह रास्त उनसे रब्ता भी किया है, उनसे रब्ते में हैं भी। और अगर किसी मौके पर उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि उनको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, तो हम वहाँ भी करने को तैयार हैं। लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले मैंने दोबारा पूछा तो वहाँ इलाज की सहूलतों से उनकी फैमिली मुतमईन है। तो ये सोशल मीडिया पे चूँकि काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे ये वाज़े कर दूँ। दूसरी एक चीज़, चूँकि हमारे मुख्तलिफ़ जो पार्टी के दोस्त हैं, मैं भी, नासिर शाह साहब भी, अलग अलग हम मुख्तलिफ़ उन तमाम मुतासरा फैमिलीज़ के पास भी जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे मीडिया के साथ जाते हैं, हम मीडिया के बग़ैर जाते हैं। हम उनके साथ इज़हार अफसोस करने जाते हैं, कुछ लोग दुनिया को बताने जाते हैं कि हम उनके पास जा रहे हैं। मुझे एक से ज़्यादा हमारे उन दोस्तों ने ये बताया कि वो फैमिलीज़ ख़ुद शिकायत कर रही हैं कि एक तो ये कि हमारे साथ इतना बड़ा सानिया हुआ है, दूसरी परेशानी हमारी ये है कि अभी तक हमें डेड बॉडीज़ नहीं मिली हैं। ऊपर से ये लोगों का झमघटा आ जाता है मीडिया को साथ लेकर और एक तमाशा लगाते हैं, जिससे हमारे दुख में कमी के बजाय इजाफ़ा होता है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ हमारे उन दोस्तों से, बिल्कुल अच्छी बात है आप जा रहे हैं, आप किसी के दुख दर्द में शरीक हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसका तरीका ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आप मीडिया को साथ लेकर जाएं। आप खामोशी से भी जा सकते हैं, जिस तरह हम जा रहे हैं। आपको नहीं पता होगा मैं कहाँ कहाँ गया हूँ, आपको नहीं पता होगा कि नासिर शाह कहाँ कहाँ गया है, मुर्तज़ा कहाँ गया है, हमारे और MPs MNS कहाँ कहाँ जा, नहीं पता होगा आपको। इसलिए कि हम समझते हैं कि ये मुनासिब बात नहीं है।
कि हम जाकर उनके साथ इज़हार हमदर्दी भी करें और उनके लिए मज़ीद तकलीफ़ का सबब बने हम। एक तो कोरोना की वजह से ज़ाहिर है कि डिस्टेंस पे रहना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। दूसरा, इस मौके पर अपनी मीडिया में पजीराई लेने के लिए इस किस्म की हरकतें करना जो है ये मुनासिब अमल नहीं है। अगर आप वाकई इज़हार हमदर्दी करना चाहते हैं तो खामोशी से भी हो सकती है, बगैर मीडिया के भी हो सकती है, और सिर्फ उनकी फैमिलीज़ को बताकर की जा सकती है, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। एक और मेरी गुजारिश है कि ये जो हादसा हुआ, आप फ़र्क महसूस कीजिए। खुदा ना खास्ता ये भी अगर सूबा सिंध के हाथ में होता ये PIA, ये एविएशन, ये एयरपोर्ट का निज़ाम, तो इस सूबे में क्या तूफ़ान बदतमीज़ी मचा हुआ होता, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमने इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया। जिन्होंने नालायकियाँ की हैं, जिनकी कोताही, हम तो उस पर भी खामोश रहे, उस पर भी हम बात नहीं कर रहे थे कि मुनासिब बात नहीं है। लेकिन मुझे आज इसलिए मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि जो अरशद मलिक साहब हैं, CEO हैं PIA के, उनकी मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, अगले दिन वाली भी थोड़ी सी सुनी, पूरी नहीं सुन सका मैंने, थोड़ी सी वो भी सुनी। मुझे हैरत इस बात पे होती है कि जो एक तो तहकीकाती कमेटी बनाई गई है उसमें तमाम लोग अरशद मलिक साहब के मातहत हैं, एयरफोर्स के लोग हैं और ये एयरफोर्स के सर्विंग शायद मुलाजिम हैं, और इनके मातहत अफराद को उस कमेटी के अंदर डाल दिया गया। चलें, ये भी इस हद तक भी बर्दाश्त हो सकती है बात। फिर उसके बाद जब एक तहकीकाती कमेटी बना दी जाए, उसके बाद इस किस्म की खबरें आना, कभी कहते हैं परिंदे जो हैं वो टकरा गए थे इंजन के साथ, इसलिए दोनों इंजन फेल हो गए। कभी वो कहते हैं कि जी पायलट ने जो ये गलती कर दी है, इस तरह गलती कर दी है, इस तरह हो गया। कभी वो अपने पूरे जहाज़ की तारीख बताना शुरू कर देते हैं कि जी जहाज़ में तो कोई ख़राबी नहीं थी। जब आपने सारी चीज़ें तय कर ली हैं तो फिर ये कमेटी का ड्रामा करने की ज़रूरत क्या है आपको? अगर तहकीकाती कमेटी बनाई गई है तो फिर सबको अपने मुंह बंद करने चाहिए। आप तकलीफ़ दे रहे हैं उस सीनियर पायलट की फैमिली को जो PIA के तजर्बेकार तरीन पायलट्स में से एक था। सज्जाद गुल साहब का जितना मैंने उनके मुतालिक जाना है, पूछा है, वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट था। और अगर आप उसकी वो गुफ्तगू सुने जो शहीद होने से शायद चंद सेकंड पहले की है, तब भी उसके लहजे में, उसकी आवाज़ में कोई परेशानी, घबराहट आपको महसूस नहीं होगी। जब वो ये देख रहा है कि वो मरने जा रहे हैं, तब भी उसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस था, इत्मीनान के साथ बात कर रहा था। आप एक दिन पहले उसको हीरो बना रहे थे, दूसरे दिन आपकी बातों ने उसको विलन बना दिया है। अब वो बेचारा इस दुनिया में नहीं है, उसकी सफाई कौन देगा के? तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादती है, बहुत नामुनासिब बात है कि एक तो जो कमेटी बनाई है उस पर हमें एतराज़ात हैं। आप क्यों उस कमेटी के अंदर पालपा के नुमाइंदे को शामिल नहीं करते हैं? आप क्यों उस कमेटी के अंदर पायलट्स की जो इंटरनेशनल एक एसोसिएशन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन है, बैनुल-अक़वामी सतह पर एक तंजीम है पायलट्स की, उसके नुमाइंदे को क्यों शामिल नहीं करते हैं? आप एविएशन की, सिविल एविएशन की एक तंजीम है बैनुल-अक़वामी सतह की, उसके नुमाइंदे को क्यों शामिल नहीं करते हैं? आप कहते हैं एयरबस के जो टीम आएगी वो खुद ही करेगी, भाई खुद तो करेगी, इस कमेटी के अंदर उसको क्यों शामिल नहीं करते हैं? अगर वफाकी हुकूमत, एविएशन का महकमा गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात चाहता है तो फिर किसी के नाम पर एतराज़ क्यों है उनको? फिर अपनी मर्ज़ी की तहकीकाती कमेटी क्यों है? मैं एविएशन का माहिर नहीं हूँ, मेरे पास तफसीलात नहीं है, लेकिन एक आम सियासी कारकुन होने के नाते मैंने इस वाक़े को देखा करीब से, कुछ लोगों से बात की है। मुझे यकीन है कि इसके अंदर बहुत बड़ी गलती शामिल है, बहुत बड़े पैमाने की गलती है। सवाल ये पैदा होता है कि ये तो मैं और नासिर शाह साहब गए थे उस ज़ुबैर से मिलने, उसने बताया कि ये जहाज़ रनवे पर आया था, रनवे पर लगा था और लगने के बाद झटके लगे, उसके बाद ये ऊपर गया है। उससे पहले ये बात तो किसी ने नहीं कही थी।
ये हमसे जब मीडिया ने पूछा तो हमने बताया कि जी वो ज़ुबैर तो ये कह रहा है। उसके बाद पता चला हाँ ये जहाज़ तो उस पर उतरा भी था, पहले तो उतरने की बात ही नहीं थी। पहले ये था जी आया था, ऊपर चला गया, रनवे को टच करने की बात कहीं से नहीं आई थी, ये बात बाद में आई। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई एक जहाज़ है और वो बराह रास्त राब्ते में होता है एयरपोर्ट पर, जो सिविल एविएशन की अथॉरिटीज़ होती हैं जो काम कर रहे होते हैं, टावर पे जो लोग होते हैं उनसे राब्ते में होता है, जो एक और कोई इनका रेडार वाले होते हैं उनसे राब्ते में होता है, और टावर वाले जहाज़ को देख रहे होते हैं, फिजिकली देख रहे होते हैं कि उसके टायर खुले हुए हैं कि नहीं खुले हुए हैं। अगर उसके टायर नहीं खुले हुए थे तो उसको नीचे उतरने की इजाज़त किसने दी थी? क्यों उसको बताया नहीं गया? चलें मान लेते हैं उसको पायलट को नहीं पता चला, हालांकि ये जहाज़ बड़े इसमें टेक्नोलॉजी होती है, पता चल जाता है, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे पता चलता है कि टायर खुले हैं कि नहीं खुले हैं, लेकिन चलें मान लें उसको नहीं पता था, तो जो लोग देख रहे थे उसको टावर से, क्या उन्होंने उसको नहीं बताया कि तुम्हारे टायर नहीं खुले हुए थे? वो जहाज़ आकर नीचे लगा है रनवे पे, और उसके बाद कहते हैं फिर वो ऊपर चला गया, उसको कहा कि ऊपर चले जाओ। मेरा गुमान है ये कि देखें इस हालत में जब लैंडिंग होती है तो एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैयार खड़ी होती हैं, एम्बुलेंसेस तैयार खड़ी होती हैं, फॉर्म तैयार पड़े हुए होते हैं, और बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, बहुत सारी तैयारियां होती हैं जो इस किस्म की लैंडिंग के लिए की जाती हैं। मेरा गुमान है कि शायद वो जहाज़ जब नीचे उतरा, जब लगा तो इनकी तैयारी कोई नहीं थी, उसको कहा गया कि तुम वापस जाओ। चलो जी वो वापस चला गया। मुझे बताइए कि 10-15 मिनट के बाद जब ये जहाज़ दोबारा लैंड करने आ रहा था, वो तो 10 सेकंड पहले गिर गया ना आबादी के ऊपर, अगर 10 सेकंड उसको और मिलते, 15 सेकंड उसको और मिलते तो ये एयरपोर्ट के अंदर होता। क्या एयरपोर्ट के अंदर ये एम्बुलेंसेस तैयार थीं? क्या एयरपोर्ट के अंदर ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैयार थीं? क्या और जो इंतजाम किए जाते हैं इस तरह की इमरजेंसी या क्रैश लैंडिंग के लिए, वो एयरपोर्ट के अंदर थे कि नहीं थे? हमें तो नज़र नहीं आए। अगर आपको पता हो तो कोई बता दे मुझे। ये कोताही नहीं है, नाअहली है, सिविल एविएशन की नाअहली है। वहाँ पर और जो इदारे होते हैं जो ये काम करते हैं, सारा इंतज़ाम करते हैं, उनकी नाअहली है। अपनी नाअहली को छुपाने के लिए अब ये उस पायलट के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है, ये उन लोगों के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है जो अपनी सफाई देने के लिए, अपना जवाब देने के लिए इस दुनिया में मौजूद नहीं है। ये जो क्रैश हुआ है जहाज़ का, ये कोई आम सा एक्सीडेंट नहीं है, ये आम क्रैश नहीं है, ये बहुत मुख्तलिफ क्रैश है। और इसमें PIA के जो सरबराह हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं। इसलिए ज़िम्मेदार हैं कि इन्होंने जिस किस्म के हालात PIA के अंदर पैदा कर दिए हैं, एक खौफ का माहौल है, उस खौफ के माहौल में सेफ्टी जो मेजर्स हैं वो कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं, सेफ्टी के जो इंतज़ाम हैं वो कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं, इसलिए कि कोई शख्स डर के मारे ये कह नहीं सकता कि जनाब ये प्रॉब्लम है, इस जहाज़ में जाने में ताख़ीर हो जाएगी, इसलिए कि अरशद मलिक साहब ने ये हुक्म फरमाया हुआ है कि जहाज़ जो है वो लेट नहीं होने चाहिए, डिले नहीं होने चाहिए। और जो शख्स सवाल उठाता है उसको फारिग कर दिया जाता है, उसके ऊपर सख्तियाँ कर दी जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही पाबंदियाँ लगाई गई हैं ना एसोसिएशंस के ऊपर, इसलिए लगाई गई हैं कि वो सवालात उठाते हैं। अगर पायलट्स जो हैं वो उनकी बात ना सुनी जाए तो उनकी एसोसिएशन सवाल उठाती है, उन सब पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। एक आमराना दौर जारी है PIA के अंदर, और उस आमरीत की वजह से लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, अपनी आवाज़ नहीं निकाल रहे हैं। आवाज़ ना निकालने की वजह से, सवालात ना उठाने की वजह से इस किस्म के वाक़यात जन्म लेते हैं। और PIA कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जिसमें अगर जहाज़ में कोई ख़राबी हो तो पायलट उस पर चुप हो जाए, इसलिए कि अगर मैं बोलूँगा तो अरशद मलिक साहब नाराज़ हो जाएंगे और मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी। इंजीनियर खामोश हो जाए इसलिए कि अगर मैं बोलूँगा तो अरशद मलिक साहब नाराज़ हो जाएंगे और मेरी नौकरी चली जाएगी। तो ये अरशद मलिक साहब इसमें बराबर के ज़िम्मेदार हैं, इसलिए कि उन्होंने जो माहौल वहाँ पैदा कर दिया है, जो ख़राबियाँ PIA में हो रही हैं, उसके ऊपर कोई शख्स आवाज़ ही नहीं उठा रहा। इन्होंने पाबंदियाँ लगा दी सारी तंजीमों के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ये तहकीकाती कमेटी बनाई गई है इसको ख़त्म करें। इस तहकीकाती कमेटी के अंदर पालपा का नुमाइंदा रखें, इंटरनेशनल
जो पायलट्स की एसोसिएशन है उसका नुमाइंदा रखें, इंटरनेशनल एविएशन की जो तंजीम है उसका नुमाइंदा रखें, और इसके अंदर आप तमाम वो लोग शामिल रखें, एयरबस का नुमाइंदा शामिल करें, और ये बिल्कुल फेयर और इम्पार्शियल और ओपन इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बंद कमरों में नहीं होनी चाहिए, जिस तरह माजी में रिपोर्टें दब जाती हैं, पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या था, और फिर एक रिपोर्ट आती है कि जी वो पायलट की गलती थी इसलिए एक्सीडेंट हो गया, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसमें चीज़ें सामने खड़ी हैं, नज़र आ रही हैं। ये जो 99 लोग जिनकी जानें गई हैं उसका कोई जिम्मेदार है, और वो जिम्मेदार आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की जाएगी तो हम चुप नहीं करेंगे। ये इंतहा दर्जे की नाअहली है, नालायकी है, और मैं तो समझता हूँ कि पहले कदम के तौर पर अरशद मलिक साहब को हटाना चाहिए यहाँ से, पहले कदम के तौर पर। सिविल एविएशन का जो भी हेड है, उसका तो हेड कोई लगाते ही नहीं, कभी सेक्रेटरी को कभी किसको बना देते हैं, उसको हटाना चाहिए। आप इन दो लोगों को हटाइए, उसके बाद इस तरह की कमेटी बनाइए जिसका हमने कहा है, फिर उससे गैर जानब तहकीकात कराइए ताकि शवाहिद सामने आए। इन दोनों अफराद की मौजूदगी में जो सिविल एविएशन को हेड कर रहा था, जो PIA को हेड कर रहा था, ये तहकीकात गैर जानिबदार रहती है। ये बिल्कुल ड्रामा होगा, कवर अप होगा, ये छुपाएंगे और उस मरूम और शहीद पायलट के ऊपर डाल देंगे जो अपनी सफाई पेश करने के लिए इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जी, कोई सवाल? अगर सईद जमी साहब, ये आपके बातचीत से तो ऐसा ही लग रहा है कि मामला तय हुआ है कि बात जाके शहीद पायलट पे ही डाली जाएगी, तो फिर ये तहकीकात का ड्रामा क्यों हो रहा है? देखें, वो तो दिखाना है ना लोगों को, क्योंकि मुतालबा तो है। ये मैंने नहीं कहा कि ये तय हुआ है, ये इनके अपने करतूत, अपने बयानात, अपने एक्शंस बता रहे हैं। मुझे बताइए कि पिछले 2-3 दिनों में जो अरशद मलिक साहब कहते रहे हैं, वो कहने के बाद तहकीकात रह क्या जाती है? रिपोर्ट तो उसने दे दी है कि जहाज़ में कोई ख़राबी नहीं थी, जो सिविल एविएशन वाले थे उनका कोई कसूर नहीं था, वो ऊपर था नीचे नहीं आ रहा था, बता चुके हैं ना भाई वो सारा। और जाके वो कह रहे हैं कि पायलट का कसूर है सारा। इसके बाद तहकीकात की ज़रूरत है। ये सारा करने के बाद, अपनी मर्जी की तहकीकाती कमेटी बनाने के बाद कहते हैं कि नहीं, अगर मेरे ऊपर आया तो मैं छोड़ दूंगा। और भाई आपको पहले छोड़ना चाहिए। इमरान खान कहता था ना, कोरिया के अंदर कश्ती डूब जाती है, वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देता है। भाई यहाँ कश्ती नहीं डूबी, यहाँ जहाज़ गिरा है, आपके इदारों की नालायकी की वजह से गिरा है। 99 लोग उसके अंदर बेचारे शहीद होकर चले गए, और आप कह रहे हैं जी वो कश्ती गिरती थी और डूबता था। मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी बनाएं, चूँकि वहाँ जो इमारतें हैं वहाँ कोई हाई राइज नहीं है मॉडल कॉलोनी में। उसके साथ साथ एक कैंटोनमेंट का एरिया भी है बहुत बड़ा, उनको भी डालिए इसके अंदर। आप जो गुलिस्तान है जौहर में, जहाँ पे ये हाई राइजेस बनी है, वो कैंटोनमेंट का इलाका है, उनको भी डालिए इसमें। सिविल एविएशन NOC देता है, उसको भी डालिए इसके अंदर। हमें कोई परेशानी नहीं है, सबको डालें। हम तो कह रहे हैं कि भाई तहकीकाती कमेटी जो बना रहे हैं ना, वो अपने घर की ना बनाओ, तहकीकाती कमेटी इम्पार्शियल बनाओ, जिसके अंदर वो लोग भी शामिल हों जिनके ऊपर शायद तुम्हें एतमाद नहीं होगा, दुनिया को एतमाद है। तो जो मैंने चार अफराद बताएं, 4 इदारे बताएं, उनके लोगों को इस कमेटी के अंदर शामिल करें और गैर जानिबदाराना तहकीकात कराएं। अगर तुम्हारी नालायकी नहीं है तो किस बात का डर है भाई तुम्हें? डालो इसके अंदर। PIA के सरबराह हैं। मैंने कहा है कि उनको निकाल दिया जाए, उनको छोड़ देने चाहिए होते अपने ही। अगर थोड़ा सा ज़मीर हो ना, वो साउथ कोरिया के अंदर कश्ती डूबती है तो वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देता है। वज़ीर आज़म तो ना दे, कम से कम PIA का सरबराही दे दे, कम से कम सिविल एविएशन का DG दे दे। अच्छी बात है। देखें मैं अर्ज़ करूँ आपसे, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, यार वैसे मैं तो अक्सर कहता हूँ ना कि इनको, हमारे जो हुक्मरान मरकज़ में बैठे हैं, इनको आइन और कानून का तो कुछ नहीं पता, लेकिन इनको बुनियादी चीज़ों का भी कुछ नहीं पता।
ये जो आप बात कह रहे हैं असल में ऐसा ही है। जहाज़ अगर कहीं क्रैश करता है तो सारे डैमेजेस जो हैं वो एयरलाइन बेयर करती है। और ये मजाक किया 10-10 लाख वाला, इन्होंने मजाक किया, मैं आपको बता दूं। अगर 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 ये जो शहीद हैं उनमें से किसी की फैमिली कोर्ट में चली जाए ना, कोर्ट में चली जाए, तो उनको पता चलेगा कि होता क्या है डैमेजेस एयरलाइन के क्रैश के। इनके दिमाग ठिकाने लग जाएंगे सारे। मैं अमाउंट नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन दुनिया भर में जो उसूल तय है, जितने पैसे, जितने डैमेजेस, जितनी इमदाद जो है वो दुनिया भर में जहाज़ क्रैश करने वाले किसी पैसेंजर को मिलती है, उतनी इनको मिलनी चाहिए। ये 10 लाख 50 लाख मजाक है। दूसरी, ये जितने जो घरों का नुकसान हुआ है वो भी इनको देना चाहिए। लेकिन अगर इन्होंने नहीं दिए, कहीं नालायकी, कहीं कोताही की, तो सिंध हुकूमत को कर लेगी। हमारी जिम्मेदारी बनती नहीं, लेकिन हम करेंगे। आप खुद भी लेबर यूनियन के सरबराह रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर आपने स्ट्रगल किए। आप कह रहे हैं कि टीआईए में खौफ का आलम है, तो क्या अगर वहाँ के एम्प्लॉइज़ कोई राइट्स के लिए खड़े होते हैं और सेफ्टी मेजर्स पर बात करते हैं, तो क्या उनकी आप मुआवनत करेंगे? दूसरी बात, डिबेटेबल जो बात की जा रही है कि ये ने जो सैंपल्स दिए गए हैं यहाँ पर, वो उस कदर स्टैंडर्ड्स नहीं है जिसको मीट कर सकें। आप क्या कहें? देखिए, पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी वो पहली पार्टी है जिसने इस पर आवाज़ उठाई थी जब पीआईए में इन तमाम तंजीमों के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई थी। बिलावल साहब ने भी कहा और हमारे और लोगों ने भी कहा। और आप कह रहे हैं कि हिमायत, मैं कह रहा हूँ कि ये अगर एहतजाज करेंगी पीआईए की तंजीमें, मैं साथ खड़ा हूँगा इनके जाकर, इनके एहतजाज में जाके खड़ा हूँगा, जिस तरह पहले भी किया हमने। पहले भी मैं सेनेटर ही था। ये सारे जब यह 2 इनके लोग शहीद भी हो गए थे नवाज शरीफ के दौर में, जो कुछ हो रहा था, हम उस वक्त इनके साथ प्रैक्टिकली खड़े हुए थे। तो अभी हम खड़े होंगे। जहाँ तक डीएनए की टेस्टिंग की बात है, कराची यूनिवर्सिटी में जो लेबॉर्ट्री है, वो रिसर्च लेबॉर्ट्री, वो दुनिया के जो बेहतरीन स्टैंडर्ड्स पे कोई लेबॉर्ट्री हो सकती है उस पर है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि ये उसके मयार पर नहीं है तो गलत कह रहा है, उसको पता नहीं है। ये बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की लेबॉर्ट्री है और बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। अब उसके अंदर टाइमिंग लगती है, उसका प्रोसीजर एक है, उसमें ताख़ीर होती है और वो बहरहाल हो रही है। उस पर हम हमारे हाथ में। साहब, आप जो इन मुर्शों को मशवरा दे रहे हैं कि कोई भी अदालत में चला जाए तो इनका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो सिंध हुकूमत खुद क्यों नहीं चली जाती अदालत में इनके? मैंने मशवरा नहीं दिया किसी को। मैंने ये कहा कि जब वो 10 लाख और 50 लाख की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा ये मजाक है। जो बैनुल अक़वामी मयारात हैं, जो कवानीन हैं, अगर उसके मुताबिक कोई वारिस इन शहीदों का कोर्ट में चला जाए तो इनको पता चलेगा कि कितने पैसे इनको भरने पड़ते हैं। अच्छा सईद साहब, अगर ये मजाक है तो ये मजाक होने आप क्यों दे रहे हैं? आप एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ये शहीद होने वाले और इन लोगों के साथ मजाक है, तो आप भी हुक्मरान हैं, आप मजाक होने क्यों देते हैं? आप क्यों नहीं अदालत में चले जाते? देखें, हमने जो ज़्यादतियाँ देखी, जो गलतकारियाँ देखी, जो झूठे बयानात देखे, जो धोखा देने वाले अल्फाज इनके सुने, उसके लिए मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। अगर आगे भी इन्होंने ज़िद की कि कमेटी यही होनी चाहिए, तो फिर आपको और मुझे शक नहीं रहना चाहिए कि ये कमेटी क्यों बनाई गई है। इस कमेटी को फिर मैं अरशद मलिक बचाओ कमेटी कहूँगा। इस कमेटी को मैं डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी बचाओ कमेटी कहूँगा। मैं ये पीआईए के इस हादसे की तहकीकाती कमेटी नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को बचाने की कमेटी है। और 99 लोगों का खून जो है इस तरह हम ज़ाया नहीं जाने देंगे। हम इस पर मज़ीद आवाज़ उठाते रहेंगे। देखें, बहुत अफसोस की बात है। पहली बात तो ये कि पीपल्स पार्टी ने 2008 में हुकूमत में आने के बाद लोगों को रेगुलराइज किया था, भर्ती नहीं किया था। आप ज़रा ये डेटा निकाल के देखें कि हमने कितने भर्ती किए हैं। ये सारे भर्ती जो हैं वो मामू मुशर्रफ के दौर के हैं। ये जो हम पे एतराज़ उठाते हैं उनके दौर के हैं सारे। हमने तो रेगुलराइज किया था जो उनका हक बनता था। हमारे लिए तो बहुत आसान था कि उन सबको निकालते, जगह बनाते और अपने लोग भर्ती कर देते। हमने ये नहीं किया था। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी जाती है। फिर मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ये आर्गूमेंट है जो आप कह रहे हैं उनका, तो ये भी बहुत बड़ी नालायकी है।
PIA का कप्तान जो है इस तरह भर्ती नहीं होता, और ये कप्तान बहुत तजर्बेकार था। तो मैं समझता हूँ कि अपनी नालायकियों को छुपाने के लिए इस किस्म की बातें ज़रूर गढ़ी जा सकती हैं, लेकिन हक़ाइक़ कुछ और हैं, और हक़ाइक़ जो है बेनकाब हो गए। इसके बाद जी आप बता दें। इन्होंने सवाल किया है ये। पहली बात तो ये कि जी मैं तो सोमोटो की दरख्वास्त नहीं करूँगा, बाकी उनकी मर्ज़ी है, वो खुद ही ले लेते हैं, वो उसमें उनको किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ तक लॉकडाउन की बात है, कर्फ्यू का तो कोई इरादा नहीं है, ये गलत खबर थी। इसकी तरदीद जो है मुर्तज़ा वहाब ने कल कर दी थी, आज शाह साहब ने भी कर दी है। वज़ीर आज़म ने कहा था कि अशराफिया ने लॉकडाउन लगा दिया। मैं आज कहीं देख रहा था, वो ज़फ़र मिर्ज़ा भी अशराफिया बन के ये कह रहे थे कि अगर लोगों ने अपने रवैये चेंज नहीं किए थे तो हम जो है दोबारा लॉकडाउन लगा देंगे। सुना है KPK का भी कोई आदमी ये कह रहा था, अशराफिया का नुमाइंदा, अशराफिया का नुमाइंदा ये कह रहा था। और जो अशराफिया का एक और नुमाइंदा है, बोजदार साहब, जो पंजाब के शायद वज़ीर आला हैं, वो भी यही कह रहे थे कि हम जो है लॉकडाउन लगा देंगे। तो खान साहब को अभी से अलर्ट हो जाना चाहिए कि अशराफिया के नुमाइंदे फिर से तेज़ हो गए हैं, कहीं से फिर कोई लॉकडाउन और कर्फ्यू न लगा दें। यार अब इनकी मालूमात का अगर ये हाल है, ये आलम है, तो मैं इस पर अफसोस ही कर सकता हूँ। ये वफाकी वज़ीर, ये सारे बेचारे जो है ना, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, वज़ीर आज़म समेत, इनको कुछ नहीं पता है, ये हवा में रहते हैं। इनको बोलने पहले बता दो 1500 एकड़ कौन सी है, अगर इसको पता चल गया तो ये नाम भी नहीं लेगा फिर ज़मीन का। थैंक यू। बताया ना, अच्छा बता दें। देखें लॉकडाउन में देखें लॉकडाउन अब वो उस तरह का तो नहीं रहा जिस तरह, अरे बाबा पंजे सवाल तो कहना चाहिए। लॉकडाउन में जो नरमियाँ पूरे मुल्क में हो गई हैं और सूबा सिंध में भी करनी पड़ी हमें, तो आप सही कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन का मकसद होता है वो तो फौत हो गया, इसलिए कि माह रमज़ान में जिस तरह हमने लोगों की सरगर्मियाँ देखी हैं, वो फिर लॉकडाउन तो नहीं है, कोरोना को दावत देने का कोई प्रोग्राम था। लेकिन ये संजीदा बात है कि अगर हालात ख़राब होने की तरफ जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है, मैं नहीं कह रहा हूँ, फिर तो अशराफिया के वो नुमाइंदे ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, बोजदार साहब, बलूचिस्तान के वज़ीर आला भी कह रहे हैं, और भी KPK के हुक्मरान भी कह रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वो कह रहे हैं, तो खुदा न खास्ता मजबूरी में फिर उनको सख्ती करनी पड़ जाएगी। लेकिन मैं फिर शहरियों से गुजारिश करता हूँ कि आप एहतियात करें। हमारा जो हेल्थ का निज़ाम है वो अपनी कैपेसिटी तकरीबन वो फुल करने जा रहा है, और बहुत मुश्किलात पेश आ जाएंगी, और फिर हमें और आपको तकलीफ़ होगी बहुत ज़्यादा। तो शहरी एहतियात करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।